वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने शुरुआत की थी हमारे डायमेंशनल एनालिसिस की। तो याद करिए डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस की बात की थी हमने। तो डायमेंशंस क्या थे हमारे पास में? हमने कहा था कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है उनके जो पावर्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। और हमने अलग अलग क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखे भी थे, ठीक है। अब डायमेंशंस लिखने के लिए हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला MLT जनरली हम ऐसा लिखते हैं, इनके जो भी पावर्स होते हैं दैट पावर्स दोज आर दी डायमेंशंस, ठीक है। और डायमेंशनल एनालिसिस इसका इस्तेमाल वगैरह भी करेंगे हम, एक एक करके धीरे धीरे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। और याद करिए कि मैंने थोड़ा होमवर्क टाइप कहा था कि आप थोड़ा जो क्वांटिटीज़ दी गई है उन क्वांटिटीज़ का आप क्या करो, डायमेंशंस निकाल के देखो, ठीक है। वही क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिखी है और आई होप कि आपने वो निकाले होंगे, तो आप यहाँ पर अभी चेक करिए, ठीक है। तो एक एक करके सभी क्वांटिटी लेते हैं। पहला जैसे कि हमारे पास है मोमेंटम, ठीक है। पहला कौन सा हमारे पास, मोमेंटम। अब ध्यान में रखिए कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को हम पी से बताते हैं। मोमेंटम को किससे बताते हैं? पी से, ठीक है। इट इज़ गिवन बाय पी इज इक्वल टू, हम लेते यहाँ पर mv। अब मोमेंटम का फार्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने कहा था पहले फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाओ, उसको पूरा का पूरा बेस यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट में लाओ, फिर उसके SI यूनिट लिखो। एक बार SI यूनिट मिल गया कि आपको डायमेंशंस लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएंगी। P इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, mv। अब m तो हमारा मास है, तो मास के लिए तो टेंशन मत लो, लेकिन जब v की बात करते हैं तो आपको मालूम है v वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी के भी हमने यूनिट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो अगर लिखना चाहे तो, या फिर आप S/T बोल सकते हो। S/T का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। मास है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। तो अब इसके SI यूनिट जो है, तो SI यूनिट क्या हो जाएंगे? तो मास के लिए आता है किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास मीटर है, और टाइम नीचे है, टाइम के लिए हमारे पास है सेकेंड, ठीक है। तो अब SI यूनिट तैयार है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे यहाँ पर? डायमेंशंस होंगे, देखो पहले हम लेते M, फिर L, फिर T, ऐसा MLT लिखते हैं। आप LMT आगे पीछे चल जाता, ठीक है। तो यह मतलब मास के लिए, देखो किलोग्राम है, मास का यूनिट है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे 1। एल था लेन के लिए, उसके लिए मीटर है, उसके भी लिए हो जाएगा 1। और रही बात एस, यस ने सेकेंड है, टाइम के लिए आता लेकिन वो नीचे है, और पावर 1 है, ऊपर जाता तो क्या लिखते हैं, -1, ठीक है। यानी हमारे मोमेंटम के डायमेंशंस हो गए m1 l1 t -1, रहेगा ध्यान में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वांटिटी हमारे पास है, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो चलो बताओ क्या है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला? यस, इट इज़ हाफ mv²। क्या है वो? हाफ mv²। अब यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर आप थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर ही लो। जैसे कि मैं इसके पहले SI यूनिट लिख लेता हूँ डायरेक्ट। तो SI यूनिट कैसे लिखेंगे? ये जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर को छोड़ दो। ये जो मास है, यह मैंने मास के लिए क्या आता है आपके पास? किलोग्राम आता है। मास के लिए क्या आ जाता है? किलोग्राम। अब रही बात v यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए जैसे S/T है, तो वेलोसिटी का फार्मूला कल ही हमने देखा, ठीक है। S/T उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो वेलोसिटी का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर इनका क्या बन जाएगा? v² यानी इनका स्क्वायर, मतलब m² s², यानी यहाँ पर होगा m² अपॉन s²। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अब हमको क्या मिल गया? हमने बेस यूनिट में पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी को लिख लिया। अब इसके हम क्या करेंगे? डायमेंशंस। एक बार आपका यूनिट अगर तैयार हो गया तो आपको डायमेंशंस लिखने में कोई भी परेशानी नहीं है। देखो किलोग्राम आता है, किलोग्राम के लिए क्वांटिटी है यम, यहाँ पर एक बार आएगा, ठीक है। फिर मीटर स्क्वायर लेन के लिए है तो यल, यहाँ पे +2 लिखेंगे, ठीक है। और यस यानी टाइम के लिए आता है, लेकिन स्क्वायर तो आ गया, लेकिन ये नीचे होने के कारण जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर -2 और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है। यानी डायमेंशन, इवन दो आप राउंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशंस m1 l2 t -2, ये बन जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस, ठीक है। चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब आपको मालूम रहना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लेते हैं? mgh, ठीक है, mgh है। अब हमारे पास बात करते हैं इसके यूनिट की। तो SI यूनिट वो भी बेस क्वांटिटी में,
SI यूनिट। असल में बोलेंगे यहाँ पर बेस क्वांटिटी में क्यों, क्योंकि हमको डायमेंशंस लिखने हैं। नहीं तो आपको सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है, एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल। ठीक है, किसका है, यहाँ पे देखो अलग अलग इसमें डिपेंड करता ना। जैसे अगर मान लीजिए काइनेमेटिक्स में तो एनर्जी के लिए जूल यूज़ करते हैं, अगर थर्मोडाइनमिक्स में तो वहाँ पे आप कैलोरी ये बोलते हो। ठीक है, हीट एनर्जी वगैरह। ठीक है, वही अगर मान लीजिए कि दूसरे किसी इसमें अगर लिया तो ठीक है, वैट पैट जो पावर का जो सिंबल होता है, ठीक है, या फिर यूनिट होता है, अबाउट सेम होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस में काम कर रहे हो। तो हमारे एनर्जी यहाँ पर है जूल लेने के एवज में, क्योंकि जूल से वो तो नाम दिया गया है, जूल से पता नहीं चलेगा हमको डायमेंशंस। ठीक है, तो इसलिए हम उसको पहले बेस यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख ले, ये जो हमारे पास में ये यम है, यम यानी मास है, मास के लिए आपका आ जाएगा किलोग्राम। अब जी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन किसी भी चीज़ से रहे, चाहे आपने खुद के एक्सेलरेटर के कारण हो या फिर ग्रेविटी के कारण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन का फार्मूला जो भी है तो आपको मालूम है कि वो क्या है। जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, ऑलरेडी टाइम है तो उसका भी है, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का भी वही होगा, यानी क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास के लिए किलोग्राम, फिर उसके बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और साथ में आपके पास क्या है यच, यच यानी क्या है हाइट। अब हाइट भी है तो डिस्टेंस होता है, हाइट भी हम मीटर में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आप कंबाइन कर लो, कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, यहाँ पर mm है यानी मीटर स्क्वायर, और अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। अब आप क्या करो, इसके डायमेंशंस लिखना शुरू करो। ठीक है, इसके डायमेंशंस लिखेंगे, इसलिए यहीं पे जगह है, यहाँ पर लिख दो। ठीक है, सो ये हमारे पास इसके डायमेंशंस लिखने के लिए तैयार है हम। ठीक है, क्योंकि हमने यूनिट को ऑलरेडी लिख लिया। तो देखो ये किलोग्राम, किलोग्राम के लिए ठीक है m1 होगा, ये मीटर यानी लेंथ हो जाएगा तो L2 हो जाएगा, ये सेकंड यानी टाइम हो जाएगा यानी t, लेकिन वो नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस होगा यानी -2। तो इसके डायमेंशंस क्या है m1 L1 t -2। ठीक है, इसको पावर स्क्वायर वगैरह मत बोलना, क्या बोलेंगे m1 L2 t -2 ऐसा पढ़ेंगे आप उसको। ठीक है, अब दूसरी बात आप देखेंगे तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन तो सेम आ गए। अरे भाई तो क्वांटिटी सेम है ना, ये ज़रूरी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी। हम वो पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ रिलेटेड होती है। हमेशा ध्यान में रखो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद द मोशन। अगर बॉडी मोशन में तो ये काइनेटिक एनर्जी। अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो जब तक बॉडी अपनी पोजीशन में है, ठीक है, सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद द पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड विद द मोशन। यह अलग कंसेप्ट है, हम पढ़ने वाले। ठीक है, लेकिन है तो दोनों एनर्जी ना, है तो दोनों एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए उनके डायमेंशंस, उसका जो यूनिट है वो कैसा होगा सेम। दोनों के फार्मूले डिफरेंट होंगे लेकिन यूनिट सेम आएगा, उसके डायमेंशन सेम आएंगे। ठीक है, वो स्केलर है कि वेक्टर है, जो भी है एक्चुअली वो स्केलर है, तो वो दोनों भी अपनी अपनी जगह पे सेम रहेंगे। फार्मूले में अलग होंगे, कंसेप्ट में अलग होंगे, लेकिन बाकी चीज़ें सेम होंगी। वो स्केलर है तो स्केलर है, उसका यूनिट सेम होगा, उसका डायमेंशन सेम होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारे पास है वर्क। अच्छा, वर्क के बारे में भी मैं बता दूं, जैसे हम ये पढ़ेंगे फ्यूचर में, जैसे जैसे हम काइनेमेटिक्स में एंट्री करेंगे तब, तो जो वर्क होता है, हमारा जो भी काम होता है, दैट वर्क, ये लाइन आप यानी नोट करके रखिए। वैसे वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो मैं पॉइंट वाइज लिख के भी दूंगा। वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह रहा हूँ मैं, वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जितना भी वर्क होता है वो पूरी तरह से किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सीधी सिंपल बात है कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है जो डायमेंशंस है, फिर वो किसके आ जाएंगे, वर्क के। मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क की बात करते हैं, उनका यूनिट भी सेम होगा, उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। फिर भी देख लेते हैं ना क्या है हमारे पास वर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यानी 4 है, चलो देखते हैं। मैंने तो कहा कि वो सेम है, लेकिन सचमुच है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। वर्क, तो अब मुझे बताओ वर्क का फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, यस कौन बताएगा फार्मूला। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो अब हम क्या लेते हैं, इसके SI यूनिट लेते हैं। SI यूनिट
ठीक है। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हमने फोर्स के यूनिट पढ़े थे, तो मुझे बता दीजिए फोर्स, अगर नहीं समझते मान लीजिए कि भूल गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वो आपको मालूम है, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का अब भी थोड़ी देर पहले लिखा हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो मालूम ही रहेगा। देखो अब जो एक एक करके पढ़ रहे तो उसको दिमाग में फिट भी करा लो ना, आगे के इसमें काम आएंगे। सो फोर्स का, सिर्फ फोर्स की बात करूँ तो क्या होता है ये, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ज़्यादा का कौन है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फिर से क्या आएगा, एम यानी मीटर। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर लो तो किलोग्राम, यम यम है तो यम स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, मैंने कहा था यूनिट सेम आएगा। ठीक है, इसलिए डायमेंशंस भी क्या होंगे आपके, सेम, डायमेंशंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो किलोग्राम m1, मीटर L2, टाइम सेकंड T-2, नीचे है तो सीधा जो पावर है लिख दो और माइनस साइन लगा देना। मैंने कहा ना कि वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप देखिए छो। ठीक है, तो ये एक दूसरे के वेरी इंटर रिलेटेड या फिर को रिलेटेड क्वांटिटीज़ है। ठीक है, इसलिए उनके डायमेंशंस, उसका यूनिट सेम है। ठीक है, फार्मूले अलग होंगे, बाकी चीज़ें अलग, लेकिन वो जो भी है हर एक चीज़, जैसे वर्क स्केलर है, एनर्जीज भी स्केलर है, उनका यूनिट, उनके डायमेंशन सेम है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर हमारे पास में नज़र आ रहा है इम्पल्स। ठीक है, तो यहाँ पर है इम्पल्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इम्पल्स है। ठीक है, तो इम्पल्स के लिए जनरली हम जे से बताते हैं। इम्पल्स को किससे बताते हैं, जे से। अब होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, किसी चीज़ को फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर होता है, ध्यान देना। मैं इसके ऊपर अगर प्रेशर यानी प्रेशर लगाऊँ, प्रेशर का मतलब क्या कि फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन कितने समय के लिए फोर्स लगाया। जैसे कि मान लीजिए कि एक आधा छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को मैंने पकड़ के रखा, दबा के रखा है। ठीक है, तो थोड़े 1-2 सेकंड के लिए दबा के रखूँगा, फर्क नहीं पड़ेगा वही, लेकिन अगर 1-1.5 घंटे के लिए दबा के रखूँगा ना, बच्चा तो टपक जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सो कितने टाइम के लिए हमने फोर्स लगाया, दैट इज़ योर इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का फार्मूला क्या है कि फोर्स इंटू टाइम, क्या बोलेंगे हम, फोर्स इंटू टाइम, यानी J इज इक्वल टू एफ इंटू टी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो फट से, अब हमारे पास तैयार है उसका यूनिट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट लिख लो पहले फट से, ऐसा यूनिट क्या होगा, ये सही है। तो फोर्स का, अब भी थोड़ी देर पहले मैंने फोर्स का बताया क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम, टाइम के लिए फिर से क्या आ गया, सेकंड। अब इसको थोड़ा सा फाइनल कर दो तो किलोग्राम, ये हमारे पास मीटर है। देखो यहाँ पर सेकंड है, नीचे में सेकंड स्क्वायर, एक एक सेकंड कट जाएगा तो बचेगा एक ही बार में, इसलिए पट से अब जाएगा हमारा डायमेंशंस लिखने के लिए हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो फटाफट, किलोग्राम m1, मीटर L1, सेकंड -1, क्यों, क्योंकि वो नीचे आया है। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं डेंसिटी के लिए। हमारे पास है डेंसिटी। देखो जहाँ पे ज़रूरी है मैं आपको फार्मूला भी लिख के दे रहा हूँ, नहीं तो फिर ये तो सिंबल समझते ही है। ठीक है, तो डेंसिटी है, यहाँ पे अच्छा लिख देता हूँ मैं, डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी को हम रो से बताते हैं। अब एक बात ध्यान दो, जब मैं बात करूँगा डेंसिटी की, तो डेंसिटी हमारे पास 3 तरह की होती है। ठीक है, जनरली जो भी आपने अभी फार्मूला बनाया होगा डेंसिटी का, यस मुझे भी मालूम है, आपको मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन वो हमारी मास अपॉन वॉल्यूम वाली जो डेंसिटी है, इसको हम वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मास अपॉन लेंथ होता है, उसे हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर डेंसिटी। कभी कभी हमारे पास मास अपॉन क्या होता है, एरिया होता है, इसको हम एरियल या फिर सरफेस डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, एरियल या फिर सरफेस डेंसिटी, और ये वॉल्यूम डेंसिटी है। तो वॉल्यूम डेंसिटी को जनरली बहुत समय तक हम सिंपली क्या कहते हैं, डेंसिटी। ठीक है, हालांकि बोलना चाहिए हमने वॉल्यूम डेंसिटी, लेकिन नहीं बोलते। तो डेंसिटी भी हमारे पास 3 तरह की रहने वाली है, एक मास अपॉन लेंथ यानी लीनियर डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम डेंसिटी, मास अपॉन एरिया यानी एरियल या फिर सरफेस डेंसिटी। ठीक है, यही चीज़ें हमारे चार्ज के संबंध में होती है, यानी ठीक है, तो वहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हमारा लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, ये सब चीज़ें होती हैं।
अब धीरे धीरे करके आएगी वो, एक एक करके पूरे साल भर में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो फिलहाल जब डेंसिटी कहो, उसने लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी नहीं कहा, तो सिंपली दिमाग में आएगा कौन सा, वॉल्यूम डेंसिटी। और वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। चलो, तो अब इसका एसआई यूनिट कितना सिंपल है, देखो एसआई यूनिट, आप इस पहले एसआई यूनिट लिख लो, मास के लिए तो किलोग्राम है, अपॉन नीचे वी यानी वॉल्यूम। हमने जब 10th क्लास में मेजरमेंट देखा तो वहाँ पे अलग अलग वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो उन सब के लिए आपने सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा, ठीक है, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पे हम जनरली सेंटीमीटर वगैरह यूज़ कर रहे थे। अब हमारे पास में एसआई सिस्टम में सेंटीमीटर के एवज में क्या है, मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर क्यूब होगा, तो वॉल्यूम के लिए आएगा हमारा मीटर क्यूब, एमकेएस या फिर एसआई सिस्टम में हम क्या लेते हैं, मीटर, ठीक। अब चलो डायमेंशंस बता दीजिए पट से। तो डायमेंशंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो किलोग्राम के लिए मास 1, ठीक है। फिर लेंथ के लिए आएगा, लेकिन लेंथ तो नीचे आ गई, मीटर क्यूब नीचे है, यानी -3, और इसमें टाइम तो है ही नहीं, जब टाइम है ही नहीं तो आप क्या ले लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास 2-3 क्वांटिटीज़ है। यस, वॉल्यूम है वहाँ पर, वो तो एकदम सिंपल, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए अब किसका वॉल्यूम है, वो तो एक फार्मूले पे डिपेंड करता। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कहूँगा मैं, ठीक है, तो 4/3 पायर क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहूँगा तो पायर स्क्वायर एच हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहूँगा L × B × H होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहूँगा तो L क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ अगर मैं कोन का लेता हूँ तो 1/3 पायर स्क्वायर H हो जाएगा। और ये तो डिपेंड करता है ना भाई फिगर कौन सी थी, लेकिन मेरे बच्चों वॉल्यूम तो वॉल्यूम है। अभी थोड़ी देर पहले देखा, वॉल्यूम का यूनिट तो मीटर क्यूब है, यानी एसआई यूनिट जो है, अब किसका फार्मूला ये नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि अलग अलग फिगर में अलग अलग आता है। सो एसआई यूनिट आएगा सिंपली m क्यूब यानी मीटर क्यूब। सो ऑटोमेटिकली द डायमेंशंस विल बी डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको मास नज़र नहीं आ रहा 0, आपको लेंथ नज़र आ रही है, वो है 3 बार, ठीक है। m क्यूब यानी मीटर क्यूब है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और यहाँ पे टाइम भी नज़र नहीं आ रहा तो वही भी हो जाएगा 0, रहेगा ध्यान में। तो इस प्रकार से इन्हें ध्यान में रखना है। चलो अब हमारे पास है वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, अच्छा यहाँ पे 7 चाहिए था, ओके कोई हरकत नहीं, वेवलेंथ, ठीक। सो ये हमारा हो जाएगा वेवलेंथ यानी 8 नंबर के लिए, ठीक है। तो अब वेवलेंथ के लिए तो आपको मालूम है वेवलेंथ हम बताते लैम्डा से, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होता है कि जैसे एग्जांपल अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में हम पढ़ने वाले तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप इसको क्रेस्ट बोलते हो, ठीक है, तो ये क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, या फिर ये जो ट्रफ होता है, ये ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज लैम्डा। और ये वेवलेंथ है, वेव की लेंथ, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से इतनी एक हमारी एक वेव हो गई, ठीक है, इतनी सिर्फ ये एक वेव, फिर यहाँ से दूसरी शुरू होंगे, तो ये जो डिस्टेंस है इसको भी आप वेवलेंथ कहते हैं। यानी डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ, या फिर डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 2 पार्टिकल्स, सक्सेसिव पार्टिकल्स इन द सेम फेज। अब वो फेज नहीं समझेगा, वो पार्टिकल क्या करते हो, फिलहाल आपको कुछ नहीं समझेगा, तो सिंपल ध्यान दो, वेव लेंथ है, वेव की लेंथ के लिए आता है मीटर, डायरेक्ट उसी को ध्यान दो, ठीक है। यानी आप क्या ध्यान में रखेंगे, एसआई यूनिट, ठीक है, वेवलेंथ है भाई, मीटर आएगा उसका, तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, तो डायमेंशंस आपको ध्यान में रखना है सिंपल, ठीक है। क्या बोलेंगे, m0, अब बोलेंगे सर यम दिख रहा था, अरे मेरे बच्चों यम यानी मीटर लेंथ के लिए आता, यानी वो l होगा ना, L1, और टाइम भी नहीं है तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बराबर ध्यान दो, यानी कुछ भी गड़बड़ी नहीं करना है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे दिख रहा है मुझे फ्रीक्वेंसी, ओके 9 नंबर पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम n का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए हम f का भी इस्तेमाल करते हैं, और फ्रीक्वेंसी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, v, नहीं, दिस इज़ नॉट v तो ये है। हमने क्या किया है, इसको ऐसा करके थोड़ा मुड़ा दिया, इसको आप बोलते हैं न्यू, इसको क्या बोलते हैं आप, न्यू। जैसे एग्जांपल ये आपका क्या है, u है, लेकिन इसी u को नीचे खींच लिया तो ये बन जाता है म्यू, ठीक है।
उसी प्रकार हमारे ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये सिंपल अगर है तो वी, लेकिन वी को थोड़ा सा ऐसा मोड़ दो तो ये बन जाता है न्यू। मैंने कहा था लॉग टेबल से आप क्या करना, ग्रीक लेटर्स को वगैरह ढूंढना, कोई बात नहीं है मालूम तो मैं आपको कुछ लिख भी देने वाला हूँ, ठीक है, लिख देने वाला हूँ, समझाने वाला भी हूँ, ठीक है। सो ये फिलहाल म्यू, ठीक है, न्यू है, ये म्यू है, यू ये न्यू है, ये भी न्यू है, और सिंपल अगर है तो वी, ठीक है। सो मैंने कहा अभी क्या क्या यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, यन, यप या फिर न्यू। अगर लाइट के संबंध में है, स्पेशली लाइट के संबंध में है तो हम न्यू यूज़ करते हैं। अगर बात लीजिए हमारा जो वेव मोशन है, ठीक है, साउंड वाउंड, उसके लिए यन यूज़ करते हैं। और जैसे कभी कभी मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन उसमें भी हम यप यूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर इंटरचेंज हो गया यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेशली लाइट के संबंध में है तो न्यू यूज़ करना, यन भी यूज़ किया जा सकता, कोई हरकत नहीं। तो फिलहाल तो मैं एन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो आपको मालूम हो कि जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, जब हमारा चैप्टर्स आएंगे, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, 2-3 महीने से भी ज़्यादा बोल सकते हैं आप। तो जब भी वो आएगा तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पीरियोडिक टाइम, ये ऑल दोज थिंग्स वी विल सी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे यन है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो सिंपल एसआई यूनिट। देखो आप कंफ्यूज मत हो कि टाइम पीरियड कहा, अरे पीरियड है तो भी टाइम है ना टाइम, ठीक है। तो टाइम के लिए तो सेकेंड होगा, लेकिन ठीक है ये नीचे है तो इसलिए आप इसको 1/s ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब डायमेंशंस लिखना कितना आसान हो गया, देखो डायमेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पर m तो 0 हो जाएगा, l भी 0 होगा और t होगा -1। डायमेंशंस लिखते समय हमेशा मेरे बच्चों ध्यान में रखो, MLT काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ही जो पावर्स होते हैं उनको हम डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक। और एक लास्ट है हमारे पास में, दैट इज़ योर टाइम पीरियड। अब नाम में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा टाइम पीरियड, अरे टाइम पीरियड क्या है, टी है, ठीक है। तो क्या उसका कभी फिलहाल तो भी देखो टाइम पीरियड के भी अलग अलग फार्मूले हैं, जैसे आप भविष्य में देखेंगे तो t = ω/2π भी हो जाता। 2 मिनट के लिए मुझे कोई फ़ोन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, वो थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला था। तो जैसे हमारे पास t यहाँ पे ओमेगा 2π/ω, वगैरह ये सब चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो फ्यूचर में आएंगे, तो फिलहाल तो टाइम के लिए आप ध्यान में रखना है, टाइम का यूनिट क्या होता है आपको मालूम है, टाइम हमारी बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वहाँ पे SI यूनिट जो होगा सीधा सीधा कहेंगे SI यूनिट सेकंड होता है। तो फिर इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, फिर सिंपल डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, बताओ, चलो बताओ। यहाँ पे m0 क्योंकि मास तो है ही नहीं, लेंथ वो भी नहीं है, यस है ना, टाइम सेकंड टाइम के लिए आता, तो 1 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से हम लिखेंगे। सो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा का दे देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अगर मैं बात करता हूँ मास है, ठीक। तो मास के लिए आप क्या करेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे, तो आप m1 l0 t0 लिखेंगे ना। उससे अच्छा आप सिंपली अगर आपने m1 लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लेंथ है आपके पास, ठीक है। लेंथ के लिए आपके पास क्या लिखना होता है, m0 होगा, l1 होगा, t0 होगा, ठीक है। तो आप सिंपली उसको क्या लिख सकते हो, l1, यानी ज़रूरी नहीं कि ऐसा लिखें आप, ठीक है। अगर आप टाइम की बात करते हो, ठीक है, तो टाइम के लिए आप क्या लिखेंगे, m0 l0, ठीक है, और t1 लिखेंगे। सिंपली आपने अगर t1 ऐसा लिखा तो भी चल जाएगा। और ध्यान देना, अगर मान लीजिए कि सिर्फ बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप आगे ले सकते हो और भी एक आधा, मान लीजिए कि टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर है आपके पास, तो टेम्परेचर के लिए अब वहाँ पे जनरली m0 l0, ठीक है, t भी 0 होगा, और इसको मैं थीटा से बता देता हूँ, किससे बता देता हूँ, थीटा से। तो θ1 असल में क्या है कि टी आप डबल करेंगे टेम्परेचर। वैसे तो जनरली क्या होता है कि साथ में बहुत कम आते हैं, लेकिन आया तो वहाँ पे मैं थीटा से बता देता हूँ। तो आप θ1, थीटा यानी टेम्परेचर के लिए लिया जा सकता, ठीक है। अगर आप बात करते हैं करंट की, ठीक है, तो करंट के लिए आप सिंपली m0 होगा, ठीक है,
LB0 TB0। अब रही बात, आप उसके लिए एम्पियर का A या फिर I यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मान लीजिए कि मैं A यूज़ कर देता हूँ तो A1 हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या, आप सिंपली A1 ऐसा लिख सकते हैं, A या फिर I यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास में क्या है, इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी के लिए M0 L0 T0, और इंटेंसिटी के लिए भी आप I यूज़ कर सकते हो। समझो मैं I यूज़ कर लूँ तो सिंपली यहाँ पे I1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में हमारे पास में जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, M तो 0, L भी 0, T 0, ठीक है। और रही बात MOL, आप ले सकते हो मोल 1, या फिर सिंपली आप MOL 1 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। बहुत कम आता है लेकिन ध्यान दें। देखो, तो जो हमने कल आपको होमवर्क टाइप दिया था वो भी पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है यहाँ से, तो जो भी सिंगल सिंगल कैसा लिख सकते हैं वो भी यहाँ पर है। तो आप इसी तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, ठीक है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, स्ट्रेन है, ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी है, सरफेस टेंशन है, ठीक है, हमारे पास विस्कोसिटी है, अमका ढमका बहुत सारी चीज़ें, उन सब के डायमेंशंस, उनके यूनिट हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए सिंगल सिंगल कैसा लिखना वो भी आपको देखा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम में हम कंटिन्यू करेंगे कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो जनरली 3 बातों के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो भी फार्मूला हमको दिया जाता वो फार्मूला करेक्ट है कि नहीं उसके लिए, यानी टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, एक ही क्वांटिटी रहेंगी लेकिन उसका कन्वर्जन फैक्टर देखेंगे अलग अलग यूनिट में। जैसे आपने पढ़ा है फोर्स एक क्वांटिटी एकच लेते, फोर्स लेते, लेकिन MKS में हम न्यूटन लेते तो CGS में डाइन लेते। और आपको मालूम है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, ये आप पढ़ चुके, तो वहाँ पे हम कन्वर्जन फैक्टर निकालते, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरी बात, अगर आपको क्या छोटी मोटी क्वांटिटीज़ दे दिया जाए और उससे आपको मेन फार्मूला तैयार करना हो किसी क्वांटिटी का, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों जो उपयोग है, जो यूजेस है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हम एक एक करके उसको देखने वाले। तो 2-3 दिन में हमारा वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।